Hello everyone, welcome to all on my YouTube channel Language of Chemistry. Student, this is the fourth lecture series of chemical kinetic, and in this video I am going to start with the topic from chemical kinetic factor affecting rate of reaction. Means कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिएक्शंस की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए और उसकी क्या क्या अप्रोचेस होते हैं वो स्टडी करेंगे. इसके लिए हम दो थ्योरीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं. फर्स्ट इज कोलिजन थ्योरी और दूसरा है आर्हेनियस थ्योरी. So let's start with the first collision theory. In collision theory there are four various steps, and we are going to discuss all the steps clearly and in such a way that you will get broad and great idea about the topic. So collision, the first point of approach is collision. That means what, अगर किसी मॉलिक्यूल के बीच में भी रिएक्शंस हो रहे हैं रिएक्टेंट के बीच में, तो उनके बीच में कोलिजन होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे और एक दूसरे से कोलाइड होंगे, मतलब एक दूसरे से टकराएंगे. ओके, सो द कोलिजन, दैट इज व्हाट, देयर मस्ट बी कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एंड जैसे कि मैं बोल रहा हूँ ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराने वाले, दैट मीन्स कोलाइड होने वाले. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका जो कोलिजन होगा वो फास्ट भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है. तो स्लो कोलिजन होगा तो हमें उसका कुछ एडवांटेज तो मिलेगा नहीं. तो मॉलिक्यूल शुड हैव कोलाइड विथ अ प्रॉपर, दैट मीन्स एनर्जी, दैट इज मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू कोलाइड. अगर उस रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया से कम एनर्जी रहेगा तो मॉलिक्यूल के कोलिजन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स अगर मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराना है तो उसका कोलिजन तो होना चाहिए, बट वो कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए. दैट मीन्स उसके अंदर इतनी एनर्जी रहनी चाहिए कि वो कोलिजन करे और रिएक्शंस हो जाए. सो उसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी. दैट मीन्स इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ मॉलिक्यूल टू प्रोसीड फॉर अ रिएक्शन. दैट मीन्स it is the minimum energy required for a molecule to react. Now the third point is orientation of molecule. Student, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे दूसरा रिएक्शन, सपोज अगर मुझे ए और बी सी के बीच में रिएक्शन कराने हैं और मुझे प्रोडक्ट चाहिए ए बी प्लस सी. सो इसको मैं दो मॉडल के तरीके से देखता हूँ. फर्स्ट तो मेरा ये ए मॉलिक्यूल है और ये है सपोज मेरा बी, दैट मीन्स दिस टू मॉलिक्यूल बी एंड सी. सो अगर इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये ए लिख दो और ये मेरा सी हो गया और ये बी, तो मॉलिक्यूल मुझे तो रिएक्शन ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो ये इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा क्योंकि जो ए है सी को फेस कर रहा है. बट प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे क्या होगा, ए इज फेसिंग टुवर्ड्स द बी, बिकॉज हमें रिएक्शंस ए और बी के बीच में करानी है. ओके, सो दिस इज आवर प्रॉपर ओरिएंटेशन and this is not proper orientation. Okay, so this is the third criteria of collision theory, that अगर कोई मॉलिक्यूल रिएक्शंस प्रोसीड कर रहा है तो उसका ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए. कोलिजन मॉलिक्यूल कोलाइड होने चाहिए, उसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए और ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट. अब ये होता है पोटेंशियल एनर्जी बैरियर. दैट मीन्स व्हाट, स्टूडेंट इस टॉपिक को ना हम आर्हेनियस थ्योरी में हम थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी द आर्हेनियस थ्योरी के भी कुछ अप्रोचेस थे, वो हम थोड़े देखते हैं. लेट्स डिस्कस दिस पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, बाद में हम वो देख लेंगे. ठीक है स्टूडेंट. सो अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करूंगा, क्योंकि दिस ऑफ कोर्स दिस इज अ केमिकल काइनेटिक, तो हम यहाँ पे सिर्फ रिएक्शन प्रोडक्ट की ही बात करेंगे. सो अगर मैं एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूँ, मॉलिक्यूल रिएक्टेंट है A plus B, giving me a product. ठीक है. सो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल ए और बी में रिएक्शंस होके जैसे ही प्रोडक्ट देगा उनके बीच का एक स्टेप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांजिशन स्टेट.
Okay, so transition state is the state which is the in between reactant and product. reactant और product के बीच का एक स्टेप होता है जिनमें मॉलिक्यूल क्या होता है, अगर ये मेरा एक रिएक्टेंट है बी दूसरा रिएक्टेंट, तो उस ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और जैसे ही मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं उनका एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होने लगते हैं। पहले इनिशियली ए का कुछ एनर्जी रहेगा और बी का कुछ एनर्जी रहेगा। सो जैसे ए और बी एक दूसरे के पास आएंगे उनके बीच का एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और दिस विल मेक एनर्जी दैट इज इक्वल टू इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। सो इसको हम अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स अगर ये मेरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है ए प्लस बी, दिस इज माई रिएक्टेंट, ठीक है। सो जैसे इनके रिएक्शन प्रोसीड होगा तो क्या होगा, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट अप्रोच करेगा। दैट मीन्स व्हाट, मॉलिक्यूल का एनर्जी, ये एक्सिस पे क्या रहेगा हमारा एनर्जी और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब क्या, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऑल दिस थिंग। सो जैसे मेरा मॉलिक्यूल रिएक्ट होना स्टार्ट हुआ है वैसे क्या होगा, उसका एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा और वो एक पर्टिकुलर एनर्जी रिक्वायर करेगा दैट विल बी हायर। और जैसे ही मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट पे जाएगा वैसे क्या करेगा मॉलिक्यूल्स, उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर करने की जरूरत है कि ये जो हमारा रिएक्टेंट है, दिस इज अवर व्हाट, रिएक्टेंट, ठीक है, और ये जो हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दैट इज व्हाट, ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ after converting a plus b I will get our final product a b and this is our product. Now there is also difference between reactant energy and product energy. इस difference को हम क्या बोलते हैं, enthalpy. That means what, reactant molecule और product molecule के बीच में energy gap कितना ज्यादा है उसको क्या बोलते हैं, enthalpy. So energy difference between reactant and transition state, energy of activation, energy difference between reactant and product, that is what, enthalpy, that means energy change. So student यहाँ पे एक point देखने की जरूरत है, जो हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है उसका एनर्जी लेवल मैंने हायर लेवल पे दिखाया है और जो प्रोडक्ट है उसका एनर्जी लेवल मैंने कम पे। सो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शंस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारा जो उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिव, दैट मीन्स उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा तो वो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, वो वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर ऑल जो भी रिएक्शंस होते हैं वो एनर्जी स्टेबल करने के लिए ही होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल के पास एनर्जी ज्यादा रहता है वो एनर्जी लूज करता है एंड दैट विल कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। सो अल्टीमेटली जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, रिएक्टेंट से कम होनी चाहिए। So this is the potential energy barrier which we are discussing initially. That means what, reactant molecule को एक energy barrier क्रॉस करना पड़ता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है कि वो दैट इज एनर्जी बैरियर को क्रॉस करे तो वो रिएक्शंस नहीं होगा और दैट इज नथिंग बट आवर एक्टिवेशन एनर्जी। Okay student, so this was the aspect about the collision theory. Now let's see Arrhenius theory. The second point is our Arrhenius theory. Okay, so this Arrhenius theory, ये जो Arrhenius theory है उसमें हम लोग टेम्परेचर रिलेटेड फैक्टर्स स्टडी करते हैं। दैट मीन्स व्हाट, टेम्परेचर का हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। सो स्टूडेंट अगर हम एक कॉमन लॉजिक अप्लाई करेंगे तो आपको पता रहेगा कि जैसे भी जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है किसी भी रिएक्शंस की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सपोज आप किसी कुछ कुक कर रहे हो उसको लो फ्लेम पे,
बट आप जैसे फ्लेम हाई करते हो, दैट मीन्स व्हाट, आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट, जैसे एनर्जी, दैट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज किया, rate of reactions gets increased. Arrhenius theory is going to tell that only, but इसमें हम थोड़े से मैथमेटिकल टर्म्स देखेंगे और केमिकल टर्म देखेंगे। सो स्टूडेंट, आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल के पास क्या रहता है, उसका खुद का एनर्जी रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी इन द सेंस बोल सकते हैं। सो इंटरनल एनर्जी मतलब उस मॉलिक्यूल की खुद की एनर्जी, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अब इस मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी अगर हमारे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से कम रहेगा तो रिएक्शंस होगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स वो रिएक्शंस नहीं होगा, ठीक है। बट जैसे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ तो टेम्परेचर क्या करेगा, मॉलिक्यूल, जो भी हमारे मॉलिक्यूल इन्वायरमेंट में रहेंगे उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी जो रहती है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल के बीच की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जो मॉलिक्यूल एक दूसरे में कोलाइड कर रहे थे वो फास्ट कोलिजन करेंगे। और जैसा कि हमें पता है कोलिजन थ्योरी से कि मॉलिक्यूल्स अगर इफेक्टिव कोलिजन करते हैं तो रिएक्शंस और स्पीड अप हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। Okay student, so this is the effect of temperature on rate of reaction. That means जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगी। और ये स्टडी साइंटिस्ट आर्हेनियस ने किया और उन्होंने एक डेरिवेशन डिराइव करके दिया, दैट इज K इक्वल्स टू A e रेज टू माइनस EA अपॉन RT, ठीक है। जहां पे ये हमारे टर्म्स है K, A, EA, R और T। सो ये टर्म्स क्या है वो देखते हैं। K तो हमारा पता रहेगा क्या है, हमारा रेट कांस्टेंट। ये जो A है दैट इज आर्हेनियस फैक्टर, उसको क्या बोलते हैं, आर्हेनियस फैक्टर या फिर आर्हेनियस कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, दिस इज व्हाट आवर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। दिस इज आवर गैस कांस्टेंट R एंड टेम्परेचर, ठीक है स्टूडेंट। सो दिस वाज द डेरिवेशन गिवन बाय द आर्हेनियस एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्विंग द न्यूमेरिकल अप्रोचेस फ्रॉम दिस केमिकल काइनेटिक टॉपिक। सो अगर स्टूडेंट इस रिएक्शन को अगर आप मॉडिफाइड करते हो तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज आपने लॉग लिया दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, लॉग K इक्वल्स टू लॉग A, E है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT, ओके। सो दिस इज द लॉगरिथमिक टर्म्स ऑफ आर्हेनियस फैक्टर। अगर स्टूडेंट अगर आपको किसी भी दो रिएक्शन को कंपेयर करने, ठीक है, किसी भी दो रिएक्शन को दो डिफरेंट टेम्परेचर पे कंपेयर करने की, मतलब एक रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी रिएक्शन की रेट क्या है और टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद रेट क्या होगी, तो उसको हम आर्हेनियस फैक्टर से स्टडी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं टेम्परेचर T1 की बात करूं तो उस पर हमारा रेट क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT1 एज पर द आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है। और अगर सेकेंड टेम्परेचर पे बात करूं दैट इज एट T2, तो सिमिलरली हमारा ये क्या हो जाएगा, इट विल बी K2 इक्वल्स टू लॉग A माइनस EA अपॉन RT2।
सो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे, सॉरी यहाँ पे लॉग टर्म में, तो ये हमारा फैक्ट है। अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को माइनस करोगे या फिर ऐड करके सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा log k2 अपॉन k1, ठीक है, इक्वल्स टू EA अपॉन R, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। दिस इज अवर नेचुरल लॉग। अगर आप इसको पावर 10 करोगे सो दैट विल बी log टू द पावर 10 k2 बाई k1। और आपको पता है इसमें हम क्या करते हैं, 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाता है नेचुरल लॉग रियल लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा EA अपॉन R, ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। सो दिस इज द डेरिवेशन and very important derivation from the kinetic topic. So this was all about the factor affecting the rate of reactions. First हमने क्या देखा, collision theory, and second Arrhenius theory. There is the little and important concept that is effect of catalyst. सो जैसा कि आपको पता रहेगा कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट आर द स्पेसीज विच एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दैट मीन्स कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शंस की रेट को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है। बट सबको पता है, बट वो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि क्या होता है, ये हमारा रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट, और दिस इज ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनल प्रोडक्ट। दिस इज आवर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, दिस इज एनर्जी डायग्राम एंड रिएक्शन कोऑर्डिनेट। सो जो हमारे कैटलिस्ट रहते हैं वो क्या करता है, ये जो हमारा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है ना उसको कम कर देता है। दैट मीन्स अगर इनिशियली 50 रहेगा तो जैसे कैटलिस्ट यूज करेंगे वो 30 हो जाएगा। सो अभी वो जो एनर्जी बैरियर रहती है उसको क्रॉस करना विल बी इजी फॉर अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, एंड दिस इज द पॉइंट थ्रू विच कैटलिस्ट अफेक्ट इस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या करता है कैटलिस्ट, वो पाथ चेंज कर देता है किसी भी रिएक्शंस का, ताकि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाए और रिएक्शन का रेट स्पीड हो जाता है, आई मीन फास्ट हो जाता है, ठीक है। सो जैसा हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में हमने देखा था, डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग ने रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया था। वैसे ही कोई भी रिएक्शन अगर कैटलाइज्ड रिएक्शन है और कोई नॉन कैटलाइज्ड रिएक्शन है, उसके लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिव आई मीन स्टडी कर सकते हैं कि स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड रहेगा तो क्या उसका स्पीड होगा, और नॉन कैटलाइज्ड रहेगा तो क्या उसका स्पीड होगा। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी सेम फ्रॉम द आरएनएस इक्वेशन। जैसा कि हमें पता है कि इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई अपॉन आर टी, ठीक है। तो कंसिडर करो ये रिएक्शन हमारे क्या है, अनकैटलाइज्ड है, और कैटलाइज्ड रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, ए कैटलाइज्ड आई मीन के कैटलाइज्ड इक्वल्स टू ए ई रेस टू माइनस ई ए अपॉन आर टी, ठीक है। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन, अगर रिएक्शन को कैटलिस्ट प्रोवाइड किया तो और नहीं प्रोवाइड किया तो रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट करेगा। नाउ इक्वेट दिस टू इक्वेशन 1 and 2, you will get K catalyzed upon K uncatalyzed, ठीक है। सिमिलरली जैसा कि हमने पहले देखा था, तो ये क्या हो जाएगा, EA सी लॉग, अगर लॉग भी अप्लाई कर दोगे तो ए तो कैंसिल हो जाएगा, EA भी कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी व्हाट, EA अपॉन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन स्ट्रेंथ। अगर आपको सिर्फ टेम्परेचर कंसिडरेशन करना है तो फिर ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो
मैंने क्या बोला, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में उसका एनर्जी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 1 कर सकते हो या फिर 2 कर सकते हो, 1 2 कर सकते हो या फिर कैटलाइज अनकैटलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी ऑफ कैटलाइज हो जाएगा माइनस एनर्जी ऑफ अनकैटलाइज्ड अपॉन R and ultimately T. So this will be the rate of reaction at catalyzed and non-catalyzed reactions. ठीक है, this is what nothing but EA of catalyzed, EA of uncatalyzed. That means what, delta E. Okay student, so I hope this video was very helpful for you, and this is end up with the chemical kinetic, that means what, theory part. And I have also discussed the one topic from chemical kinetic numerical part and questions from the entrance point of view. So student, I am also going to make another video of chemical kinetic from the entrance point of view, and hopefully that video will help you for your entrance exams as well your academic purpose. So this is end up with theory part of chemical kinetic. I hope you enjoyed the lecture series of chemical kinetic. Thank you very much, and stay tuned for the numerical part of this chemical kinetic topics. Thank you very much, and please do like, share and subscribe to my channel and share with your friend.